डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज क्लास में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के अंतर्गत सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की जानकारी दूंगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि अगली वीडियो में आप लोगों को हेलो एल्केन की जानकारी दूंगा। डियर स्टूडेंट, हेलो एल्केन्स में बहुत सारी जानकारियों का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना उन जानकारियों के आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही डाउट और कन्फ्यूजन होंगे। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को पहले बॉन्ड और भी क्लियर कर देता हूँ। तो आज की कक्षा में मैं आप लोगों को सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में बताऊंगा और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा भी करूंगा, जिसके अंतर्गत सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसके भी अंतर्गत कई इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में सिग्मा बॉन्ड क्या होता है उसको आप अच्छे से समझें। सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा एक ग्रीक भाषा का अक्षर है जो हिंदी के आधा ना के तरीके होता है। तो डियर स्टूडेंट, कक्षकों के सिद्धांत के अनुसार एक बात आती है युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की। तो यहाँ पर आप अच्छे समझ लीजिए कि ये आपका जो कक्षक है वो पी कक्षक की आकृति है। ये जो आपका कक्षक है वो पी कक्षक की आकृति है। तो यहाँ पर जो ये अतिव्यापन हो रहा है ये आपका सिग्मा बॉन्ड है। ये डायग्राम आपके सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो चित्रानुसार सहसंयोजकता के कक्षक सिद्धांतों के अनुसार जब कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का समाक्ष अतिव्यापन होता है, एक्सिस ओवरलैपिंग होती है, तो इसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। देखेंगे चित्रानुसार सहसंयोजकता के कक्षक सिद्धांत के अनुसार, कक्षक सिद्धांत के अनुसार जब कक्षकों का अयुग्मित कक्षकों का अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का समाज अतिव्यापन होता है, कामा सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। इसमें अतिव्यापन अधिक सीमा तक होता है, इसलिए यह अत्यधिक प्रबल होता है। प्रबल होने की वजह से यह स्थायी होता है और इसीलिए ये कम क्रियाशील होता है। यहाँ पर लिखेंगे इसमें अतिव्यापन अत्यधिक सीमा तक होता है, अधिक सीमा तक होता है, अधिक सीमा तक होता है, जिससे यह अधिक प्रबल कामा स्थायी होता है, इसीलिए ये कम क्रियाशील होता है। इसी कारण यह कम क्रियाशील होता है। डियर स्टूडेंट, ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब कक्षकों के सहसंयोजकता के कक्षकों के सिद्धांत के अनुसार अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का समाज अतिव्यापन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का समाज अतिव्यापन एक्सिस ओवरलैपिंग होता है, तो इसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड अत्यधिक सीमा तक होता है, इनका जो अतिव्यापन होता है वो अत्यधिक सीमा तक होता है, ये और ये पोर्शन, इसलिए ये अत्यधिक प्रबल और स्थायी होते हैं। यही कारण है कि ये कम क्रियाशील होते हैं। अब इसी के अंतर्गत आपका होता है पाई बॉन्ड, पाई बंध, पाई बॉन्ड। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। पाई बॉन्ड क्या होते हैं, ये कक्षक है पी,
और ये भी आपका कक्षा की है, ये भी आपका कक्षा की है। इसमें जो अतिव्यापन होता है, ये अतिव्यापन, ये पार्श्व अतिव्यापन होता है, सह पार्श्व अतिव्यापन, और ये आपका है पाई बॉन्ड, सह पार्श्व अतिव्यापन। तो लिखेंगे चित्रानुसार सहसंयोजकता के कक्षक सिद्धांत के अनुसार जब कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का सह पार्श्व अतिव्यापन होता है, सह पार्श्व अतिव्यापन, साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, तो इसे हम, इस घटना को, इस परियोजना को, इस क्रिया को हम पाई बॉन्ड कहते हैं या पाई बॉन्ड कहलाता है। इसमें अतिव्यापन कम सीमा तक होता है, इसमें जो अतिव्यापन होता है वो कम सीमा तक होता है, थोड़ा सा होता है, जिससे ये कम प्रबल अस्थायी, कम प्रबल होने की वजह से अस्थायी होते हैं। और यही कारण है, अस्थायी वजह से, अस्थायी होने के कारण, इसी कारण ये अत्यधिक या अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। डियर स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। समरी के अकॉर्डिंग आप फिर से समझ लीजिए। सहसंयोजकता के कक्षक सिद्धांत के अनुसार जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का समाज अतिव्यापन हो तो सिग्मा बॉन्ड, और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग हो, इसको सह पार्श्व अतिव्यापन कहते हैं, वो आपका पाई बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड में जो अतिव्यापन होता है वो अत्यधिक सीमा तक होने के कारण ये ज़्यादा प्रबल होता है, और ज़्यादा प्रबल होने की वजह से ये एस्टेब्लिश ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्थायी होता है, और अत्यधिक स्थायी होने के कारण ये कम क्रियाशील होते हैं। पाई बॉन्ड में जो अतिव्यापन होता है वो सहपार्श्वीय अतिव्यापन होता है, अर्थात इनके जो अतिव्यापन की जो क्रिया होती है उनकी सीमा बहुत ही कम होती है, और कम सीमा होने के कारण ये कम प्रबल होते हैं, और कम प्रबल होने के कारण ये अस्थायी होते हैं, अस्थायी होने की वजह से ये ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट, आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के में यदि अंतर के बारे में पूछें तो अंतर के बारे में भी आप लिख सकते हैं कि एक तरफ आप इसको अंतर के बारे में भी समझ लीजिए। अंतर कैसे लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में? अंतर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और यहां पर लिखेंगे आप पाई बॉन्ड। तो आप इधर तरफ ये आप डायग्राम बना दीजिए, इधर ये आप डायग्राम बना दीजिए, और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड लिख दीजिए, और यहाँ पर लिखें सहसंयोजकता के कक्षक सिद्धांत के अनुसार जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का समाज अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। यहाँ पर ये आप डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो बॉन्ड है ये आपका पाई बॉन्ड है। तो लिखेंगे सहसंयोजकता के कक्षक सिद्धांत के अनुसार जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कक्षकों का सहपार्श्वीय अतिव्यापन होता है तो इसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं। नंबर 2, इसमें अतिव्यापन अत्यधिक सीमा तक होता है। नंबर इसमें लिखेंगे इसमें अतिव्यापन कम सीमा तक होता है। ये अत्यधिक प्रबल होते हैं, ये कम प्रबल होते हैं, ये अत्यधिक स्थायी होते हैं, ये कम स्थायी होते हैं, ये कम क्रियाशील होते हैं, और ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। इसके अंतर्गत आप ये, मैं आशा करता हूँ कि आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे और इसको राइट डाउन भी कर लेंगे। यदि नहीं समझ में आए तो मैं एक एक पॉइंट भी आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर चित्र बन गया नंबर 1, लिखेंगे अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों में समाज अतिव्यापन होता है जिसे हम कक्षक सहसंयोजकता के कक्षक सिद्धांत के अनुसार जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का समाज अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बॉन्ड, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का सहपार्श्वीय अतिव्यापन होता है तो पाई बॉन्ड। ये अत्यधिक सीमा तक होता है, ये कम सीमा तक होता है, ये अत्यधिक प्रबल होता है, ये कम प्रबल होता है, ये अत्यधिक स्थायी होता है, ये कम स्थायी होता है, ये कम क्रियाशील होता है, और ये अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो अब इसके अंतर्गत आप ये समझ लीजिए कि किस यौगिक में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 1, मीथेन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात करो। मीथेन, जैसा कि आप जानते हैं, मेथ का मतलब 1 कार्बन, एन का मतलब एल्केन, CnH2n+2 सिंगल बॉन्ड के अंतर्गत। तो 1 कार्बन हो गया और इसमें 4 हाइड्रोजन हो गए,
1 2 3 4, क्योंकि मीथेन का ये फार्मूला होता है अणु सूत्र। और डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें 4 सिंगल बॉन्ड है, और एक सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है 1 सिग्मा। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। तो उपर्युक्त संरचना से स्पष्ट है कि मीथेन के संरचना सूत्र में 4 सिंगल बॉन्ड है, इसलिए 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। तो लिखेंगे उपर्युक्त संरचना से स्पष्ट है कि मीथेन में 4 सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। इसके भी मेन पॉइंट मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं। जैसा दूसरा आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आप समझ लीजिए, इसके पहले आप 6 पॉइंट देख लीजिए, फिर आप इससे ऐसे सवालों को लगाते हैं। फिर ऐसे सवालों को हम लगाएंगे, पहले आप इनके 6 बात देख लीजिए, इंपॉर्टेंट बात। सिग्मा और पाई बॉन्ड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नंबर 1, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। नंबर 2, एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है। नंबर 3, एक ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ये आपके महत्वपूर्ण बात है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। एक सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड, और एक ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। और इसके अंतर्गत चौथा पॉइंट आप ये नोट कर लीजिए, सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 83 किलो कैल्स ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और 5वां पॉइंट लिख लीजिए, द्विबंध यानी डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 146 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और अंतिम पॉइंट 6वां पॉइंट है, ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 त्रिबंध को तोड़ने के लिए 195 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण ये 6 बिंदु हैं। मैंने आप लोगों को 6 बिंदुओं को अच्छे से लिखा दिया है और अच्छे से समझा दिया है। फिर भी समझ में आए तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एक सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 83 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 146 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 195 किलो कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों, अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। में कौन अधिक प्रबल है?
कौन अधिक प्रबल है और क्यों? और क्यों? ये क्वेश्चन सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड से संबंधित डाउट को खत्म कर देते हैं। आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। डियर स्टूडेंट, यहां पर एक और एक, दो सिंगल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो दो कार्बन परमाणुओं के मध्य में एक ट्रिपल बॉन्ड होने का आशय यह है कि इसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड है। एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो अत्यधिक प्रबल होता है, स्थायी होता है। दूसरी बात, पाई बॉन्ड जो होता है वो कम अस्थायी होता है और कम क्रियाशील होता है, कम प्रबल होता है। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा प्रबल है, पाई बॉन्ड कम प्रबल है। ये स्थायी है और ये अस्थायी है। दूसरी बात, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 195 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो यहां पर लिखेंगे में दोनों कार्बन परमाणु के मध्य, दोनों कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से संतुष्ट है, ट्रिपल बॉन्ड से संतुष्ट है, जिसे तोड़ने के लिए, जिसे तोड़ने, या हम ये कह सकते हैं संतुष्ट है जिसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 195 किलो कैस ऊष्मा की आवश्यकता होती है, की जरूरत होती है, पूर्ण विराम। दूसरी बात आप इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, ये दोनों कार्बन परमाणु के मध्य में, इन दोनों कार्बन परमाणु के मध्य में एक सिंगल बॉन्ड है। तो एक सिंगल बॉन्ड का मतलब है एक सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका आशय ये हो गया, एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए मात्र 95 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः एक इसमें दोनों कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड लगा है और जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए मात्र 95 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और इसमें 83 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है और इसमें 195 किलो कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ये अत्यधिक प्रबल है और ये कम प्रबल है। ये अत्यधिक प्रबल है और ये कम प्रबल है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगला देख लीजिए, मेथेन CH4, एथेन C2H6, एथिलीन और एसिटिलीन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे? में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे? ये क्वेश्चन है। नंबर 1, मेथेन, एथेन और एथिलीन और एसिटिलीन में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की संख्या ज्ञात करो। तो नंबर 1 CH4, इसका संरचना सूत्र ये बन जाएगा, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड। लिखेंगे कि एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बंद होते हैं और इस संरचना में 4 सिंगल बॉन्ड है, इसलिए मेथेन में 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। एथेन देख लीजिए, एथेन C2H6, 2 कार्बन और ये आपका हो गया। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और ये 6 हाइड्रोजन। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, 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 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड। इस प्रकार एथेन के संरचना सूत्र में 3, 3, 6 और एक 7 सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बंद होते हैं। तो हम लिखेंगे उपर्युक्त संरचना से स्पष्ट है कि एथेन में 7 सिंगल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बंद होते हैं, इसलिए इसमें 7 सिग्मा बॉन्ड होंगे। एथिलीन का देख लीजिए, एथिलीन C2H4, C डबल बॉन्ड C, 1, 2, 3, 4,
एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और ये चार हाइड्रोजन। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड हो गया। ये आपका सिग्मा हो गया, ये आपका सिग्मा हो गया, ये आपका सिग्मा और ये आपका सिग्मा। तो एथिलीन की संरचना से स्पष्ट है कि इसमें चार सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, इसलिए इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। तो इस प्रकार लिखेंगे, एथिलीन के संरचना सूत्र से स्पष्ट है कि इसमें 4 सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, और एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। अतः एथिलीन में 5 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होगा। इस प्रकार एसिटिलीन का देख लीजिए, C2H2, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये आपका और ये आपका, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ पर एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा और यहाँ पर सिग्मा। तो एसिटिलीन में कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड? 2 पाई बॉन्ड। लिखेंगे, उपर्युक्त संरचना से स्पष्ट है कि एसिटिलीन में 2 सिग्मा बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसमें 3 सिंगल बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होंगे, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होंगे। यहाँ पर हम लिखे देते हैं, उपर्युक्त संरचना से स्पष्ट है कि एसिटिलीन में 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होंगे, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है।